हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नाइलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो पेपर है पार्ट 2 है बेसिकली। ये है नाइलेट ने एग्जाम लिया था एनआईसी में साइंटिस्ट सी के लिए। ये है 21 मार्च 2023 का पेपर। ठीक है, ये आफ्टरनून पार्ट 2 है, आफ्टरनून एन। ठीक है, पार्ट 2 है। 80 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। इसमें हम ओनली एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो 81 से स्टार्ट करते हैं। तो 81 क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन एनुअल स्पोर्ट्स इज 3:2। ठीक है, 3:2 है। 60 स्टूडेंट्स हैं तो 3:2 में कैसे आ जाएंगे? बॉयज 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी 36 और 24। ठीक है, ये टोटल 60 हो गए, रेशियो हो गया 3:2। नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी गलत कर दिया मैंने। टोटल क्लास 60 है, पार्टिसिपेटिंग की 3:2 है, ये अलग अलग है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इन 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। इफ नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट इज 15, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? अब देखो टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। अब पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो 3:2 में कर रहे हैं ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3:2 में, 3 बॉयज 2 गर्ल्स। अब 15 बॉयज अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब गर्ल्स कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं? 10। ठीक है, तो टोटल लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 15 + 10 25। और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट, नो पार्टिसिपेट, वो है 35। अब 35 में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स इज 5 मोर देन द बॉयज। इसका मतलब सपोज करो कि एक्स बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, प्लस फिर कितनी गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगी? एक्स से 5 ज्यादा, x + 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो 15 लड़के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और 20 लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ठीक है, तो कितनी लड़कियां क्लास में? 10 यहाँ पे हैं, 20 यहाँ पे हैं, तो 30 आ जाएंगी। ठीक है, 81 का आंसर सी। ठीक है, 82 देखो, ये काफी अच्छा सवाल है। यू आर ए गेस्ट एट डिनर, योर होस्ट आस्क यू टू टेक मोर फूड आफ्टर योर स्टोमक स्टमक इज फुल, यू वुड। ठीक है, किसी जगह आपको खाने पे बुलाया गया, तो जो मेजबान है, होस्ट, जहाँ जिस घर आप गए हो, वो बोलता है कि और ले लो, पर आपका पेट भरा हुआ है, तो क्या करोगे? एक्सेप्ट द फूड, है ना, ले लोगे। मना करना आता नहीं है, ले लोगे। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए कि नहीं, सोचो। पोलाइटली से दैट फूड इज डिलीशियस एंड यू आर फुल। ठीक है, आराम से कहोगे भाई खाना बहुत स्वाद है, पर मैं अभी, मेरा पेट भर गया है। ठीक है, ये कह सकते हो। या फिर सी, ब्लंटली रिफ्यूज्ड द ऑफर। ब्लंटली मतलब आई थिंक ऐसे होगा कि नहीं, मैं नहीं खा रहा। ठीक है, टेक द फूड बट वुडंट ईट। फूड ले लोगे, खाओगे नहीं, है ना। या फिर लिफाफा वगैरह लेके आए होगे, उसमें डाल के घर ले आओगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली सही आंसर क्या है? बी है। पोलाइटली बोल दो यार कि बहुत अच्छा है पर मैं फुल हूँ, उसके बाद भी अगर फोर्स करे तो फिर देख लेंगे हम। ठीक है, चलो। 83, 83 कह रहा है कि ABCDE प्ले गेम ऑफ कार्ड्स। ए सेज टू बी, इफ यू गिव मी 3 कार्ड्स यू विल हैव एज मेनी एज आई हैव दिस मोमेंट। ए बी से कहता है कि इफ यू गिव मी 3 कार्ड्स यू विल हैव एज मेनी एज आई हैव एट दिस मोमेंट। ठीक है, while D takes 5 cards from you, he will have as many as E has. A and C together have twice as many cards as E has. B and D together have same number of cards as A and C together. If total card has 150 number of C। अब देखो सपोज करो अपने 5 चीजें हैं, A+B+C+D+E। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बना लें कि 150 है। अब हमारा टारगेट है C तक पहुंचने का। A और C का मिला के किसके इक्वल है? E के। एक तो हमें ये पता चलता है इससे। फिर B+D का मिला के है A+C का। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या खत्म करें? E को मैं डालूंगा अगर A+C, तो 2 एक बार A और C तो है ही, प्लस ऐड हो जाएगा 2A+C बन जाएगा। ठीक है, E की जगह अगर मैं ये लिख दूंगा, फिर मैं B+D की जगह भी A+C लिख दूंगा, तो बेसिकली मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, इससे देखते हैं कुछ बनेगा कि नहीं, अपना सॉल्व होगा कि नहीं। A+C जो आ जाएगा वो 50 आ गया। अच्छा, इससे E का तो पता चल गया, मैं 50 आ गया, और B+D का भी पता चल गया, 50 आ गया। ठीक है,
और देखते हैं कुछ। फिर ए बी को कहता है कि अगर तू मुझे 3 कार्ड दे दे तो तेरे पास इतने कार्ड हो जाएंगे जितने मेरे पास अभी हैं। मतलब अभी के टाइम ए के पास तो ए का नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, वो कितने हो जाएंगे अगर बी 3 कार्ड उसको दे दे। बी में से 3 कार्ड चले जाएंगे, ठीक है, तो ए आ जाएगा B-3। और फिर बोल रहा है कि इफ डी टेक्स 5 कार्ड्स फ्रॉम यू ही विल हैव एज मेनी एज E6। तो ए बी को कहता है अगर डी तेरे से 5 कार्ड ले ले, यानी कि D+5 हो जाए, तो उसके पास कार्ड कितने बन जाएंगे जितने ई के पास इस टाइम है। ठीक है, तो ये चीजें सब बन चुकी हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। हम्म, इसमें मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से मुझे एक दिख रहा है, ठीक है, B+D। आसान मेथड भी हो सकता है, ठीक है, इसको आराम से लिखोगे तो काफी चीजें बन जाएंगी। जो हमने किया अभी तक इसका कुछ मुझे लगता फायदा हुआ नहीं A+C का। ठीक है, तो B+D=E है, E जो है D+5 है ना। तो इन दोनों से D कैंसिल हो गया है ना, B की वैल्यू 5 ही आ गई। तो B की वैल्यू 5 आ गई। और क्या आ सकता है मेरा, B की वैल्यू 5 आने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और B+D जो है 50 के इक्वल है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 45 आ गई। ठीक है, इससे मेरा क्या फायदा हुआ, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है, सारे निकालने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, A+ ये तो अच्छा 50 ये तो आई गई थी। और A की वैल्यू B-3 यानी A की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से C की वैल्यू 48 आ जाएगी। क्या गलती कर दी मैंने। A+C 50 150, कुछ गलती कर दी, बड़ा भारी मिस्टेक कर दी। A+D दोबारा करते हैं इसको। सबसे पहले इक्वेशन मेरे पास बनेगी A+B+C+D+E, ये बनेगा 150। ठीक है, ए बी से कहता है कि अगर 3 कार्ड मुझे तू अभी दे दे, तेरे पास इतने कार्ड हो जाएंगे जितने मेरे पास अभी हैं। तो मतलब अगर बी 3 कार्ड कम कर लेगा तो उसके पास इतने कार्ड हो जाएंगे जितने ए के पास अभी हैं। ठीक है, दूसरा, अगर डी 5 कार्ड ले ले तेरे से बी से, तो उसके पास इतने कार्ड हो जाएंगे इतने ई के पास है, यानी कि D+5 जो है वो ई के इक्वल बन जाएगा। फिर कह रहा है कि A+C के पास इतने कार्ड हैं जितने B+D के पास हैं। ठीक है, जितने ई के पास हैं, सॉरी सॉरी, जितने ई के पास हैं। और B+D के पास इतने कार्ड हैं जितने A+C के पास हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें C चाहिए ना मेनली। C को छोड़ के हमने A+C की वैल्यू तो निकाली, सही तो निकाली थी मेरे हिसाब से। B-3, B=A+3। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँ, वही चीज करता हूँ। देखो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ई की जगह A+C लिखूँ, B+D की जगह A+C लिखूँ, तो A+C तो मेरा 50 ही आने वाला है। ये तो मेरा कंफर्म हो गया। और ई भी मेरा 50 आ गया फिर। ठीक है, ई मेरा 50 आ गया, तो मेरा डी जो आ गया 45 आ गया ना। ये भी ठीक है, D 45 आ गया, तो क्या गलती कर रहा हूँ, ओहो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ट्वाइस, ट्वाइस पढ़ा ही नहीं है मैंने। A+D ट्वाइस, अच्छा 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 अच्छा, भारी मिस्टेक। ट्वाइस ई। ठीक है, और B+D=A+C। ठीक है, तो A+C, अब मैं पहले क्वेश्चन में B+D की वैल्यू लिख दी मैंने A+C। ई की वैल्यू आ गई A+C/2 = 150। ठीक है, तो यहां से जो आ जाएगा मेरा, ये अगर दो दो ढाई आ गया, 2.5 A+C = 150। A+C मेरा आ गया 150/2। 150/2, ये मेरे मुझे लगता है आ जाएगा 50 × 3 होता है 60। 60 आ गया है ना, अब सही आएगा। A+C 60 आ गया, B+D भी 60 आ गया। यहाँ से मेरा E जो आ गया, E मेरा 30 आ गया। और यहाँ से D मेरा जो आ गया वो 25 आ गया। और यहाँ से मेरा B जो आ गया 35 आ गया।
और फिर मेरा a प्लस सी भी 60 है, तो यहाँ से मेरा a आ जाएगा b-3, यानी कि 35 - 3, a की वैल्यू 32। ठीक है, a की वैल्यू 32 है, तो a प्लस सी 60 है, तो c की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, तो ये दिक्कत है। ठीक है, 28, यस। ठीक है, तो वैसे इक्वेशन ज्यादा बन गई, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया और एक चीज मिस हो गई। ठीक है, बट हाँ, सवाल करने लायक तो था ही, ये तो सिली मिस्टेक हो गई। फिर 84, ये अच्छा सवाल है। देयर आर 6 5 6 बॉल्स are there, out of them one is heavy, find the minimum number of the times the balls have to wait for finding out the heavy ball। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, इसको तीन हिस्सों हमें कोशिश करनी है कि 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने की। हो सकता है इक्वल ना हो, बट उससे हमें कुछ तो पता चलेगा। तो देखो, 6 5 6 1, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 8 तिया 24, 7 तिया 21। ठीक है, तो मैं 2 1 8 7 तीन सेट बना लूंगा, जिसमें 2 1 8 7 बॉल्स हैं। ठीक है, एक बॉल हैवी है, तो इसका मतलब ये भी इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। अगर एक बॉल हैवी है तो ये पूरा सेट हैवी होगा बाकी दोनों से। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का वेट कर सकता हूँ, है ना। इन दोनों का वेट करूंगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, अगर ये हैवी हुआ तो ये मुझे दिखा देगा हैवी होगा। ठीक है, आपस में उस पे वेइंग मशीन पे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। ठीक है, अगर ये ज्यादा हुआ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा आगे फर्दर के लिए, इन दोनों को रिजेक्ट कर दूंगा। एक ऑप्शन हो सकता है कि यार ये हैवी आ जाए, तो मैं इसको ले लूंगा, बाकी दोनों को इग्नोर कर दूंगा। ये हो सकता है कि दोनों इक्वल आ जाएं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हैवी बॉल इसमें है, तो इसका मतलब एक बार वेट करने के बाद मेरे पास 2 1 8 7 बॉल बचेंगी, बाकी सारी डिस्कार्ड कर दी। फिर इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 729 आएगा। तो मेरे पास तीन सेट आ जाएंगे, जिसमें 729 बॉल्स होंगी। ठीक है, तो फिर इसमें से एक आ जाएगा, तो उसको फर्दर मैं 423, सॉरी 243 में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे 8 स्टेप हो जाएंगे। ये कैसे आएगा, डायरेक्टली 6 5 6 1 जो है, ये 3 की पावर 8 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से। अगर सपोज करो कि कोई 3 की पावर प्रॉपर नहीं आ रही, जैसे मान लो कि 9 बॉल्स हैं, ये तो 3 की पावर 2 है, तो इसमें मुझे दो बार वेट करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं क्या करूंगा, 3 3 3 तीन सेट बना लूंगा। अब मैं एक बार वेट करूंगा 3 और 3 का, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से सेट में हैवी बॉल है। तो ये आ गया मान लो, तो 3 बॉल आ गई मेरे पास, एक 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 आ गई। अब अलग अलग वेट कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने दो बार किया। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे 11 बॉल होती, तो हम क्या करते। ठीक है, अब देखो 11 जो है, ये जो है लेस देन है 3 की पावर 3 से, तो यहाँ पे 3 बार आएगा। कैसे, 11 को मुझे अप्रोक्सीमेट इक्वल तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 11 जो है ना, 4 4 8 3, 4 4 3। ठीक है, तो मैं 4 और 4 का वेट कर लूंगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से आ गया 4 और 4, क्या पॉसिबल हो सकता है कि सपोज करो जो मेरी हैवी बॉल है वो 4 वाले सेट में है। ठीक है, तो 4 को मुझे फर्दर किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 1 में। ठीक है, मैंने एक बार वेट किया, फिर 2 1 1 आ गया। अब मुझे 1 और 1 का वेट करना पड़ेगा, हमें वर्स्ट केस लेना है। ठीक है, सपोज करो 1 और 1 इक्वल आ गए, फिर मुझे ये दो बॉल लेनी पड़ेगी, 1 1, तो इन दोनों का वेट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो मैंने एक बार वेट किया, दो बार किया, 3 बार किया, ये वर्स्ट केस है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि 1 और 1 में ही मुझे पता चल जाए, जैसे मैंने डिवाइड किया है कि ये हैवी आ गई, यहाँ पे दो आएगा। ठीक है, बट हमें मैक्सिमम, मतलब वो वर्स्ट केस लेना है कि कितने हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। तो ये एक क्वेश्चन गेट के प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है पिछले 1 2 सालों में। नेक्स्ट, 85, a man has a certain number of small boxes to pack into parcel. If he packs 3 4 5 6 in a parcel, he is left with one over। ठीक है, if he packs 7 in a parcel, none is a leftover, what is the number of boxes। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है, 3 4 और 5 के ग्रुप में डालता है तो एक बच जाता है, मतलब वो नंबर जो है 3 4 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे देगा। 7 ग्रुप बना के डालता है तो कुछ नहीं बचता, मतलब 7 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो उसको पूरे मेथड से करने की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। सबसे पहले 3, कोई नंबर 3 से डिवाइड होने पे 1 देता है, देखो 3 + 1 4, ये एक रिमाइंडर देगा, सही बात है।
401, 4+1 5, ये दो रिमाइंडर देगा 3 से डिवाइड होने पे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये 309 तो पूरा ही डिवाइड हो रहा है। 106 ये दे देगा, ठीक है। अब 4 से, सपोज करो 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 दे रहा, तो इवन नंबर तो होगा नहीं, ये तो 4 से डिवाइड होने पे 2 रिमाइंडर देगा, तो 301 आ गया। चेक कर लो। या उल्टा भी कर सकते हो, 7 से डिवाइड करके देख लो, जो 7 का मल्टीपल है वो ठीक है, बाकी हटा दो एक बार। ठीक है, तो आंसर ए। तो ऐसे सवाल जो है नॉर्मल मेथड से नहीं करने की, हम पूरा इन तीन चारों नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं, फिर इसमें +1 कर रहे हैं, उसको देख चेक कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहा। ठीक है। 86, if letters of the word Sachin are arranged in the all possible way these words are written in outer dictionary, the word Sachin appears at the serial number। ठीक है। तो सचिन कौन से नंबर पे आएगा? सबसे पहले हमारे पास लेटर कितने हैं? SACHIN। ठीक है, सारे अलग अलग लेटर हैं, तो पहले ए से स्टार्ट होंगे। अगर मैंने ए को फिक्स कर दिया तो कितने लेटर बनेंगे मेरे? 1 2 3 4 5 5 लेटर है, उनको मुझे अरेंज करना है, तो इसके कितने वेज होंगे? 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। सिमिलरली ए के बाद आता है सी, सी के बाद मुझे 5 लेटर अरेंज करने हैं, तो वो सारे वर्ड आ जाएंगे जो सी से स्टार्ट हो रहे होंगे, ये भी 120 आ जाएंगे। सिमिलरली सी, ABCDEFGH, फिर आई, फिर एन, तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी कितने? 120। टोटल कितने आ जाएंगे? 600। अब 600 के बाद पहला एस से वर्ड स्टार्ट होगा, 601वां। अब देखो, सचिन एस स्टार्ट होगा, अब ACHIN, एस से पहला वर्ड ही ये बनेगा। ठीक है, ए के बाद सी आता है, उसके बाद एच, फिर आई, फिर एन। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 601वां, 601। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन 400 4000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 0 1 2 3 4 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। अब सपोज करो कि 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब देखो 999 से बड़ा है। ठीक है, तो पहला डिजिट ना तो 0 आ सकता है, बट 4000 से ग्रेटर देन भी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं अभी? 4 को अलाउड नहीं करते हैं पहले। ठीक है, तो मेरे पास पहले डिजिट के लिए 3 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 3 तरीके मेरे पास इनटू। अब रिपीटेशन अलाउड है, मैं कोई भी डिजिट पुट कर सकता हूँ सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो 5 × 5 × 5 120, 5 × 3 375। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास कौन से नंबर आ गए? यहाँ पे फर्स्ट लेटर 1 है, जो थाउजेंड्स में है, 2000s में, 3000s में। ठीक है, ये 999 से ज्यादा ही है, बट यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, बट 4000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या 4000 हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है ना, 4000 भी तो इन्हीं को यूज करके बना है, तो एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट 88, तो इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले जो है एन टर्म क्या होती है? AN = A+N-1D। ठीक है, अगर मैं पहली AP लूं, वहां पे A कितना है? 15 प्लस N-1, और D कितना है? -3। ठीक है, दूसरे की भी एन टर्म इक्वल है, वो है -15 है। एन, सॉरी, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कितना है? +2 हो रहा है ना, तो एन डी की वैल्यू 2 है। तो क्या करें हम? 15 उधर जाके प्लस हो गया तो 30 आ गया, और यहाँ पे 5 × N-1 आ गया। सही है क्या आंसर इसमें? हम्म, इसमें कुछ तो गड़बड़ थी। 629/5, अच्छा, 6 आ गया। 6 = N-1, N = 7। अच्छा हाँ, सही, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, तो मार्क्स 12 था। अब देखो 7 तो हम चेक कर सकते हैं, देखो 5 15 12, और 3 3 माइनस हो रहा है ना, तो 6 3, 5 टर्म होगी, 0 -3, 7 टर्म -3 आ गई ना। तो दूसरे वाली एपी में देख लेते हैं, -15 -13, दो दो प्लस हो रहा है, तो -9 -7 -5 -3। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तो इसका आंसर 7 आना चाहिए।
नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, HCF इज 37, ग्रेटेस्ट नंबर इज, देखो अगर HCF 37 है तो 37A और 37B ऐसे नंबर हो जाएंगे, दोनों ए और बी आपस में को प्राइम, कोई फैक्टर ऑफ कॉमन नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 4107, ठीक है 37 से डिवाइड ही हो रहा होगा, 4107, ठीक है डिवाइड करके देख लो 37, एक से करेंगे तो 37 आ जाएगा 407, सॉरी सॉरी 407 करूंगा, 40 करूंगा ना पहले, वन करूंगा 37, 37 1 ट्रिपल वन, फिर दोबारा ट्रिपल वन 37 से डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, ए इंटू बी 3 आ गया, ए बी आपस में को प्राइम है तो ए सपोज करो 1 आ गया, बी 3 आ गया, तो एक नंबर 37 ही आ जाएगा, दूसरा 37 इंटू बी ट्रिपल वन आ जाएगा। पूछा गया इन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर, वो ट्रिपल वन, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी कह सकते हैं कि 37 फैक्टर होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 7 35, हाँ ये थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। 90th क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज मैरिड 10 years ago my wife is the sixth member of the family, today my father died and a baby born to me, average age of my family during my marriage is same as today, what is the age of father when he died, ठीक है 10 साल पहले की बात कर रहा है, 6 मेंबर, ठीक है। अब आज की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात, आज की बात, ठीक है। 10 साल पहले 6 मेंबर थे, ठीक है वाइफ को मिला के, क्या हुआ 6 मेंबर थे, सपोज करो सबकी एवरेज एज जो है वो एक्स थी, ठीक है। अब क्या होगा, एक मिनट, 10 साल थे, 6 मेंबर थे, 10 years एगो, ठीक है 6 मेंबर थे, एवरेज एज सपोज करो 6x होगी, टोटल एज होगी 60x, ठीक है। टुडे, टुडे क्या हो गया देखो 60x, एज तो वही रही, ठीक है 60x तो एज होगी, 10 साल बाद सबकी एज बढ़ गई 60 हो गई, सबकी एज 10 साल बढ़ी, तो एवरेज टोटल एज भी बढ़ गई 60 + 60 हो गई। कुछ तो गड़बड़ है, एज ऑफ फादर व्हेन ही डाइड, व्हेन आई वाज मैरिड 10 years ago my wife is six member the family, today my father died and baby born to me, average of my family during my marriage is same as today। इसमें मुझे लगता है वाइफ को इंक्लूड, अच्छा हाँ माई फैमिली, इसमें ये फैक्टर अलग है, एवरेज एज ऑफ माई फैमिली ड्यूरिंग माई मैरिज इज सेम एज टुडे, तो पहले क्या था 5 मेंबर थे, 5 मेंबर होने चाहिए, वाइफ की एज 6 मेंबर थे, एवरेज एज एक्स हो गई 60x, एज ऑफ फादर, अच्छा 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 ठीक 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 ठीक। अच्छा तो फादर को कंसीडर नहीं करना, देखो 60, कंफ्यूजन हो गई इसमें। 60, अच्छा ठीक है, ये समझो, 10 साल पहले 6 लोग थे, एवरेज एज सपोज करो एक्स थी, और टोटल एज होगी 60x, आज की डेट में क्या हुआ 60x प्लस सबकी एज 10 10 साल बढ़ गई ना, तो टोटल एज हम करेंगे तो +60 आ जाएगा, अब माइनस फादर की एज, अब फादर फादर की डेथ होगी, ठीक है, पर बेबी बोर्न हो गया, तो अभी भी टोटल लोग तो 6 ही हैं, अगर मैं पहले की एवरेज की बात करूं वो एक्स है, तो अभी भी बोल रहे हैं कि एवरेज एज तो एक्स ही है, ठीक है। अब जितने लोग जिंदा हैं, अब माइनस वाई से लिए कि फादर की डेथ हो गई, और ये फादर की एज है आज के टाइम में, ठीक है, और डिवाइड बाय 6, ये किसके इक्वल आ गया एक्स के इक्वल आ गया, तो 60x + 60 - y = 6x, ठीक है।
और ये आ जाएगा 60 क्यों लिख रहा हूँ यार, बहुत दिक्कत है इसमें। 6x, तभी ये 6x आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 60 ही आ गई। ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट एक्चुअली हम अगर डायरेक्टली बात करें, अगर फादर की जो डेथ हुई है उससे एवरेज एज का फर्क नहीं पड़ा है, इसका मतलब 10 साल पहले जो एज थी वही टोटल एज आज की डेट में है, इसका मतलब टोटल 60 ऐड हुए ना 6 मेंबर्स के 10 साल करके, 10 × 6, तो उतनी एज फादर की थी वो माइनस कर दिए जाए। ठीक है, तभी एवरेज एज सेम हो सकती है, और बेबी भी आ गया। ठीक है, ताकि हम डिवाइड तो 6 से करें। ठीक है, तो इसको सवाल को थोड़ा दोबारा अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी क्या है सवाल है, ये मार्क्स टू है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो सर्च करके, यहाँ पे कुछ 9 और 8 कुछ आएगा, 9 और 8। ठीक है, इसको सर्च कर लेना सेम टू सिमिलर, तो एक सवाल मिल जाएगा कि एक्चुअल गलती क्या है इसमें। ठीक है, या मैं ही चेक कर लेता हूँ। देखो इस सवाल में क्या है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, मुझे 9 आना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए बॉय मल्टीप्लाइड 987 बाय अ सर्टेन नंबर एंड ऑब्टेन 559981 एज इज आंसर, इफ इन द आंसर बोथ 9 आर रॉन्ग, मतलब ये 9 रॉन्ग है, 9 नहीं आने चाहिए, कोई और डिजिट आने चाहिए, एंड द अदर डिजिट आर करेक्ट, देन द करेक्ट आंसर वुड बी। ठीक है, सबसे पहले 9, 9 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो 98 क्या हुआ, यहाँ से इंटरप्रिटेशन ये बन रही है कि 98 98 ऐसा ना हो कि गलत हो। अच्छा, ओनली आंसर की बात कर रहे हैं ना, तो 98 गलत है। ठीक है, बट सिर्फ 9 है। तो सपोज करो इसने क्या किया, 987 को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, उसका आंसर आया 559981। ठीक है, पर ये गलत है, यहाँ पे कोई और नंबर आने चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता। तो बोलता है कि कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले हम क्या करें कि हम देखना है ना कि ABCD ये 987 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब 987 से तो डिवाइड करके देखो, या इसके हम फैक्टर बना रहे हैं 987 के। तो 987 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 9 7 8 7 15, 9 3 से डिवाइड होगा तो 3, 3 दूनी 6, ये बन रहा है 3 दूनी 6 29 27, 329, या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है। ठीक है, 7 चौका 28 और 7 47, तो इसके फैक्टर बन गए 3 × 7 × 47। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि इंडिविजुअली चेक कर लें, पहले 3 के रूल से 2 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे। देखो 3 से चेक करना है, 5 5 10, 3 6, ये भी हट गया, 5 5 10 हो गया, 8 और ये तो नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, 5 से 15 ये हो गया, 8 और एक ये भी नहीं हो रहा, 5 से 15 ये हो जाएगा, 8 3 11 1 12 ये हो जाएगा। इसको हम चेक करना पड़ेगा 7 और 47 से, 5 से 15, 8 6 14 15 ये भी हो जाएगा। तो अब हम चेक करना पड़ेगा 7 से, तो 5 7 49 65, 2 23, फिर 2 बच गए, फिर 28, ये नहीं हो रहा 7 से। ठीक है, तो अब बस ये आंसर बचेगा, फिर 7 से चेक कर लें, 6 5 2, 36 5 38 36, ये हो रहा है ना, ये आंसर बन रहा है 681। ठीक है, 7 6 5 2 6 58, फिर 2, फिर हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये बोल रहा है कि टू ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी टू ए, दे अराइव्ड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली 4 hours एंड 9 hours आफ्टर दे पास्ड ईच अदर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो देखो एक ए से जा रही है, एक बी से जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मिली, दे अराइव्ड एट बी, अब बी पे अराइव हुई 4 घंटे बाद, अब जो ए बी से आ रही थी वो ए पे पहुंची 9 घंटे बाद, तो दोनों की स्पीड का रेशो। ठीक है, अब बेसिकली क्या आ जाएगा, SA दोनों की स्पीड का रेशो जो आ जाएगा वो क्या आएगा, 9/4 का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं कैसे, सपोज करो कि इसको पहले टी टाइम लगा, अगर जो ट्रेन यहाँ से जा रही है पहले इसको टी टाइम लगा, दोनों को टी टाइम लगा हो ना सेम, तब इस पॉइंट पे पहुंचे, सेम टाइम से स्टार्ट किया, तो बाद में इसको टाइम लगा 4, इसको लगा 9। ठीक है, अगर मैं सपोज करूं स्पीड जो है SA है इस वाली ट्रेन की, इसकी है SB। ठीक है, अब ये सपोज करो कि जो ये वाला डिस्टेंस है वो A ने कितने टाइम में स्पेंड
ट्रेवल किया था टी टाइम में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस सेम है। उसी तरह बी से स्टार्ट होना ट्रेन उसने 9 में किया, यानी कि एस बी इंटू 9। सिमिलरली मैं इस डिस्टेंस की अगर बात करूं, तो यहाँ पे एस ए इसने 4 घंटे में ट्रेवल किया, और इसने टी आवर्स में ट्रेवल किया, ठीक है। हम क्या करें अभी, हमें एस और बी का रेशियो चाहिए ना, इन दोनों का डिवाइड करके कुछ होगा नहीं। हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देना। देखो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पहले इक्वेशन से, एस बी बाई एस ए इंटू 9, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। एस बी का स्क्वायर बन जाएगा, एस ए आ जाएगा इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करें हम, ये एस ए अपॉन एस बी का होल का स्क्वायर 9/4 ही बन जाएगा, तो यहाँ से वही चीज आ गई, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, तो डायरेक्टली कर सकते हो अगर एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ए फायर्स 5 shots to B, A fire 5 shots to B's 3, but A kills only once in 3 shots, while B kills once in 2 shots. When B has missed 27 times A has killed. देखो क्या हो रहा है, जब A 5 शॉट, ए और बी लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, गोल एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। ए 5 बार मारता है, बी 3 बार मारता है सेम टाइम में, ठीक है। पर क्या है, ए जो है 3 बार में सिर्फ एक बार मारता है, ठीक है, और बी जो है किल करता है 2 शॉट में एक बार, ठीक है। अब बी ने 27 मिस कर दिया। अब देखो बी क्या है, अगर किल और मिस करें, ठीक है, किल हो गया 1, मिस हो गया, मिस भी हो गया 1, ठीक है। 2 बार में एक बार किल हो गया, तो मिस भी एक बार हो गया टोटल। अगर बी ने मिस किए हैं 27, तो बी ने किल भी 27 के होंगे, बी ने मारे होंगे टोटल 54। और ए और बी का रेशियो कितना है, 5:3 में शॉट मारते हैं, ठीक है। और 54 हो गए, तो 18 या 54, 18×5 = 90, तो ए ने 90 मारे होंगे। और ए ने कितने किल किए होंगे, 3 में से एक किल करता है, तो 1/3 हो गया ना, तो इसका 30 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज टू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। देखो पहले क्या होता है कि जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो आएगा 2 आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम तब आएगी जब सारे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी के जितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ए प्लस बी जो है 4 के इक्वल है, तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम तभी आएगा जब बी ऑलमोस्ट इक्वली होंगे, ए और बी, ठीक है। सपोज हाँ, तो सपोज करो कि ए और बी को मैंने 1 और 3 में भी तोड़ सकता हूँ, तो 3 आएगा। बराबर तोड़ूंगा तब मेरा मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 + ए कितना आ जाएगा, 3/2। 1 + बी भी 3/2 आ जाएगा, 1 + सी भी 3/2 आ जाएगा, 1 + डी भी 3/2 आ जाएगा। 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16, तो डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ द विजिटर ऑफ ए लाइब्रेरी इन द फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक वाज 58, द एवरेज फॉर द सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ days was 60. Number of the visitor on the first and fifth days in ratio 8:9, then number of the visitor on the fifth day। पहले 4 दिन का रेशो, तो मैं ए बी सी डी लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टोटल कितने आ गए, 4 दिन का एवरेज 58, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8×4 = 32, 232 आ गया। और दूसरा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये इक्वल टू आ गया 60 है ना एवरेज, तो 4 240। और ए अपॉन ई, इनका रेशियो आ गया 8/9, पूछा गया इन्होंने फिफ्थ डे पे, है ना। तो दोनों को माइनस कर देते हैं ना, 2 से सेकंड माइनस कर दो, तो ई माइनस ए आ जाएगा मेरा 8। मुझे फाइंड करना है ई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9 ई, ठीक है। तो E/9 आ जाएगा 8, ई की वैल्यू आ जाएगी 72, ठीक है। तो ये आसान था। 96, इन्होंने बोला है 5 sin x + 12 cos x + r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू सेटिस्फाइड आर। देखो 5 sin x + 12 cos x, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट
इसको हम लिखते हैं 1/√। नहीं, सॉरी सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ √a² + b² साइन θ + 5। ठीक है, कोई एंगल में प्लस हो जाएगा, या फिर कुछ भी लिख दूं, cos θ प्लस, अब कोई और एंगल आ जाएगा, ठीक है, +/-90, जो भी करके साइन को चेंज होता है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5² + 12², यानी कि 13 आ जाएगा। 13 cos θ + 5, ठीक है, +r। अब ये >= 0 होना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या रखी जाए? अब वर्स्ट केस ले लेते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये cos की वैल्यू -1 हो सकती है, ठीक है। तो ये -13 + r >0 होना चाहिए, तो ये r होना चाहिए >13, ठीक है। >13 होगा तो हमारी गारंटी है कि 5 sin x + 12 cos x + r हमेशा 0 से ज्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये इससे कम हुआ और ये -13 हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आई थिंक रिपीट ही है, पिछले पेपर किसी दूसरे पेपर में भी था। तो इसमें हम पैराग्राफ दिया है कि टुडेज वर्क force has a new set of social values. 10 years ago, a manager who was offered a promotion in a distinct city would not have questioned the move. Today, a manager in the same situation might choose family happiness instead of career advancement. ठीक है, तो ये जो आज की वर्क फोर्स है उसमें सोशल वैल्यू ऐड हो चुकी हैं। 10 साल पहले अगर किसी मैनेजर को प्रमोशन दिया जाता था दूर शहर में, वो सवाल भी नहीं पूछता था कि मुझे वहां नहीं जाना है, वहां चला जाता था। बट आज की डेट में वो फैमिली के हैप्पीनेस को प्रेफर करता है करियर एडवांसमेंट की जगह। तो इसका क्या तात्पर्य है? मोस्ट मैनेजर आर नॉट लॉयल टू द कॉर्पोरेशन, नहीं है, सबको मतलब नहीं ना कि लॉयल नहीं है। बिजनेस दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर एम्प्लॉयज नीड, ये भी इससे नहीं पता चल रहा। एम्प्लॉयज सोशल वैल्यूज हैव चेंज ओवर द पास्ट 10 years, यही है ना, सोशल वैल्यूज चेंज हो गई हैं, ठीक है। पहले वो प्रमोशन को प्रेफरेंस देते थे, अभी वो फैमिली वैल्यूज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ का ये मतलब बनता है, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन भी है कि कैरियर एडवांसमेंट इज नॉट द इम्पोर्टेंट टू टूडेज बिजनेस मैन, ये गलत है। कैरियर एडवांसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट वो दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है, ये कह सकते हैं। फिर आगे, इट इज वेल नोन इट इज वेल नोन दैट द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सो दैट एवरीवन गेट्स एनफ, ठीक है। एक फूड का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ताकि सबको उतना प्रॉपर मिले फूड। एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन इज जस्ट एन अर्जेंट, ठीक है। Medical expertise and medical supplies need to be redistributed throughout the world so that people in the emerging nation will have proper medical care, ठीक है। तो मेडिकल भी अर्जेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो मेडिकल एक्सपर्टीज एंड सप्लाईज है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है थ्रू आउट द वर्ल्ड सो दैट इमर्जिंग नेशन के लोग भी प्रॉपर मेडिकल केयर ले पाए। तो सबसे पहले, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैव नेवर बीन सीन बाय डॉक्टर, ये तो कुछ मतलब बनता नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर आर सेल्फिश, ये भी कोई मतलब नहीं बनता। द मेडिकल सप्लाई इंडस्ट्री शुड स्टेप अप प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी नहीं, प्रोडक्शन की बात नहीं की, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, ठीक है। ऐसे दवाइयों की कमी नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैनी पीपल हु लिव इन इमर्जिंग नेशन नॉट रिसीविंग प्रॉपर मेडिकल केयर, है ना, ये सही है, ये आंसर दिया उन्होंने, डी। 99, Rahul went to purchase a Nokia mobile handset. Shopkeeper told him to pay 20% tax if he asked for bill. Rahul managed to get a discount of 5% on the actual sale price of the mobile, and he paid shopkeeper rupees 3325 without tax. Beside, he managed to avoid pay 20% tax on the already discounted price. What is the amount of the discount he has gotten? Total कितना डिस्काउंट मिल गया उसको, ठीक है। सबसे पहले देखो, अब प्राइस जो है सपोज करो एक्स था। अगर वो बोलता कि मुझे तो बिल भी चाहिए, तो बोलता कि अच्छा इस पर 20% ऐड कर ले, ठीक है। अब विदाउट द टैक्स, अच्छा अच्छा, ऑलरेडी डिस्काउंटेड, विदाउट ही मैनेज टू अवॉइड, अच्छा अच्छा सॉरी। सबसे पहले हम देखें डिस्काउंट से पहले, सपोज उसका प्राइस एक्स था, उसको 5% डिस्काउंट मिल गया, तो एक्स 95% पे उसको चीज मिल गई, वो आ गया 3325,
ठीक है, ये 19 और ये 5, ठीक है, पूरा कट जाएगा। 9 3325 19 19 20 7 99 7 63 133 95, तो 175 और ये 5, एक्स इज इक्वल टू 175 × 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 25 2 7 35 37 5 क्या कर दिया, 20 आएगा, 20 5 100। ठीक है, 0 0 175 दुना 35, ठीक है, 3500 प्राइस आ गया एक्चुअल। अब क्या है, इसने क्या अवॉइड किया, अवॉइड टू पे टैक्स। अब देखो टैक्स किस चीज पे था, पहले उस पे था या फिर डिस्काउंट के बाद। अवॉइड टू पे 20% टैक्स ऑन ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि इस पे टैक्स लगता ना 20%, 3325 × 20/100। तो इसका 5 5 से कटेगा तो 5 का 30, 5 का 30 5 का 25, और उसको ओवरऑल कितना, इस पे भी तो डिस्काउंट मिला है, तो ये हो गया -175 है ना, 175 डिस्काउंट मिला ना, 3500 माइनस 3325, तो टोटल डिस्काउंट मिला 0 7 6 13 14 और 840। ठीक है, क्या गलती कर दी, 3500 पे तो नहीं है टैक्स। ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, हम्म, 840 अगर 3500 का 20%, 5 700। अच्छा, इस पे टैक्स दे रहा है क्या ये? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। 99 का सी, राहुल went to purchase a Nokia mobile handset. The shopkeeper told him to pay 20% tax if he asked the bill. Rahul managed to get a discount of 5% on the actual sale price of the mobile and he paid shopkeeper 33525। ठीक है, तो सेल प्राइस तो ये हो गया without tax. Beside, he managed to about to pay 20% tax on already discounted price। तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस को ये 3500 ही ले रहा है कि सेल प्राइस जो है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल प्राइस लिख देता तो ज्यादा बेटर रहता, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो ये चीज है, उस हिसाब से इन्होंने आंसर सी दिया हुआ है। ठीक है, फिर वो ऑलरेडी सेल प्राइस पे डिस्काउंट जो आ जाता वो 700 आ जाता, और इसको 175 डिस्काउंट मिल गया है 5%। ठीक है, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज was traveling from point B to point A with speed of 45 kilometer per hour. After 1 hour, Pratik also started to travel from point A to B. Pratik reached the point B 30 minutes before Pankaj. If Pankaj would have decreased his speed by 6 kilometer per hour, both would have reached the point B at the same time. Find the original speed of Pratik। अब ये सवाल थोड़ा सा दिक्कत वाला है, इसमें दो तीन इक्वेशंस बन रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं चलो। पंकज वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, और टू पॉइंट बी टू ए टू बी, ए टू बी जा रहे हैं दोनों, एट स्पीड ऑफ, पंकज की बात चल रही है, पंकज पंकज जो प्रतीक है, पंकज को हम पी जे लिख देते हैं। इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ, 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, प्रतीक ने स्टार्ट किया ए टू बी, और वो 30 मिनट पहले पहुंच गया उससे, पंकज से। ठीक है, अब अगर उस स्पीड अपनी 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, वो 30 मिनट वो सेम टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड सपोज करते हैं कि एक्स है। अब सबसे पहले क्या है कि पहले केस में क्या हुआ, सपोज करो डिस्टेंस एक्स है, डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, इसकी स्पीड एस ले लेता हूँ पहले केस में। 1 घंटे बाद चला ये, ठीक है, वो 30 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब ये 1.5 घंटे कम टाइम में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं पहले केस में टाइम देखूं पंकज का, तो इसका टाइम कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और उसी टाइम पे जो पंकज का टाइम है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1.5 घंटे का, ठीक है, क्योंकि पंकज 1 घंटा बाद चला और 30 मिनट पहले, सॉरी, प्रतीक 1 घंटा बाद चला और 30 मिनट पहले पहुंच गया। दूसरे केस में क्या है, पंकज का टाइम तो उतना ही है, पंकज का तो कुछ चेंज किया नहीं उन्होंने। फिर ये बोला कि अगर, सॉरी, पंकज, हाँ, प्रतीक अगर अपनी स्पीड 6 किलोमीटर कम कर लेता है तब दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, तब दोनों में डिफरेंस कितना बचा, ओनली 1, ठीक है। तो ये चीज बन गई हमारे पास। अब इसमें क्या है, थोड़ा दिक्कत ये है कि सीधी सीधी क्वेश्चंस नहीं बन रही हैं, तो कोशिश करते हैं इसमें करने की कुछ तो सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या बनेगी, x/45 माइनस x/s, ये है 1.5 घंटा यानी कि 1.5, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में जब वो स्पीड कम कर लेता है तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम और क्या करें, s की वैल्यू पुट कर दें क्या यहाँ से, नहीं नहीं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं x कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, देखो 1/45 बचेगा, x कॉमन निकाल कैंसिल हो जाएगा तो 1/s बचेगा नीचे। यहाँ मेरा 1/45 माइनस 1/s-6 ना, यही सही है, यही सही है, 3/2। हाँ, अब क्या करें, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2/45 मल्टीप्लाई माइनस 2/s इज इक्वल टू 3/45 माइनस 1, 3/s-6, ठीक है। और फाइंड करनी, प्रत्येक की स्पीड फाइंड करनी, तो हम सही आ गए हैं मेरे हिसाब से, तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, पहले ये कैंसिल हो गया, टू, ये 1/45 ही आ गया ना, और उधर उसको मैं क्या करता हूँ, 3/s-6 माइनस 2/s इज इक्वल टू 1/45, तो ये 3s-2s प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा s इंटू s-6 और यहाँ पे s+12, 45 यहाँ कर देते हैं, s इंटू s-6। तो चेक करें ऑप्शन से अगर कुछ बन रहा हो तो, 60, अगर मैं 60 रखूँ, ये 45 मल्टीप्लाई हो रहा है 72 से, और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई हो रहा है 54 से, ये तो नहीं आने वाला। अगर मैं थोड़ी छोटी वैल्यू रखूँ, 55, 55 + 12, चलो कोई ना, सॉल्व ही करना पड़ेगा, अब तो लग रहा है। 45s+45 में 12, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12×4 = 48 और 6 54, s² - 6s, s² - 51s प्लस 540, तो 540 आए मल्टीप्लाई करके, प्लस करके आए 51, और दिक्कत वाला आ गया, 540, 50 × 10, 27, 42 बन रहा है, 51 बन रहा है, 25 × 26, ये बनेगा क्या, नहीं, 625 बन गया, तो 540, सही कर रहे हैं क्या, 15, अच्छा 55 प्लस करके, अच्छा माइनस का आएगा ना, माइनस करके 51 आना चाहिए, अच्छा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 55 × 4 या फिर 60 × 9, हाँ 60 आंसर बन रहा है यार, 60 आ रहा है आंसर, चेक करना पड़ेगा 60 क्यों नहीं आया था हमारा, अच्छा यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 45 × 72 इज इक्वल टू 60 × 54, ठीक है, 9 × 5 × 8 × 9, ये क्या करेंगे हम, 5 इंटू, ये 9 × 6 है, ये 5 इंटू कितना है, 12 है, तो 9995, 12×48 = 72, ठीक है, तो 60 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इसमें बस ये इक्वेशन बनाने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, बस फिर एक्स तो बाद में कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101, x and y invested the amount for a year in the ratio 3:5, if the next year x invested 10% more money and y
took back 12% of his investment. X get rupees 3450 as profit in according second year. Find the total profit in according second year. सेकेंड ईयर का फाइंड करना ना हमें रेशो। देखो फर्स्ट ईयर में तो 3:5 है, सेकेंड ईयर में कितना हो गया, तो 3 उसने 10% बढ़ा दिया, 3 × 1.1, इसने 12% कम कर दिया, यानी कि 0.88 ही रह गया। इस रेशो में प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और 5 ये कट गया 22 से कट गया 4, तो 3:4 में आना चाहिए प्रॉफिट। अब एक्स का जो, सॉरी, टोटल प्रॉफिट मान लो पी है, उसमें एक्स का हिस्सा है 3/7, वो आया 3450। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आ गया 3450 इंटू 7/3, तो 1150 इंटू 7, 05, 7 7 10, 8050, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in a race of 1000 meter A can beat B by 100 meter, in a race of 800 B can beat C by 100 meter, in how many meter will A beat C in race of 600 meter, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर 600 मीटर की रेस है, सबसे पहले ए पहुंचना चाहिए, जीतना चाहिए, है ना। अगर 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराता है, 600 की रेस में बी ए बी को 60 मीटर से हराएगा, यानी कि अगर ए 600 मीटर पे पहुंचा है तो बी 540 मीटर पे ही पहुंचा होगा, ठीक है। उसी तरीके से 800 मीटर की रेस में बी सी को 100 मीटर से हरा देता है, ठीक है। तो मतलब 800/100, और 540 वाली मीटर से कितने से हरा देगा, तो x = 540 / 8, तो 8×6 = 48, 60 बचे, मैंने 8×7 = 56, 67.5, तो ये 67.5 आ गया ना, हम माइनस करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, 60 ही आ गया, ठीक है, ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो 60 ये था, तो ए सी को कितने से हरा देगा, 60 + 67, 127.5, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले किसी पेपर में कर चुके हैं, ठीक है, इसको देख लेना, क्योंकि काफी मुझे लगता है लंबा जाएगा, मैं करवा चुका हूँ। 104, 104 आसान है मेरे हिसाब से, प्रोबेबिलिटी का ही है कि ए बॉक्स कंटेन स्लिप्स विद नंबर्स 1 to 50 written on them, a slip is drawn and replaced, then another slip is drawn and after replacing another slip is drawn, what is the probability that even number is appeared on the first row, odd number on the second, and number divisible by 3 is third, ठीक है। 1 to 50 है, रिप्लेस हम रिप्लेस कर देते हैं, है ना, स्लिप को बीच में दोबारा डाल देते हैं। सबसे पहले इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, सिमिलरली सेकंड रो में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। 1 से लेके 50, 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल कितने नंबर हैं 1 से लेके 50 तक, देखो 16 नंबर है ना, 3 से लेके 48 तक, तो 16 बाय कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो दो दो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो गया, ये 25 आ जाएगा, 2/25 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, इन्होंने बोला है एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फर्स्ट 4 days और 52, सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ इतना है। इससे डिट्टो सेम सवाल हो गया, इससे पहले हमने किया, देखो A+B+C पहले 4 दिन, एवरेज 52 है, तो टोटल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4×2 = 8, 208, और तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, इसका हो गया 55, तो ये हो गया 220। अगर मैं दो में से पहले सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट माइनस करूंगा, तो E - AR मेरे पास आएगा 12, और E और A की रेशियो कितनी है, फर्स्ट और फिफ्थ की, A/E है 5/7, तो हमें फिफ्थ जून को फाइंड करना है, तो A की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 5/7 E = 12, तो ये 2/7 E = 12 आ जाएगा, 2 कट जाएगा 6 से, 6 7 मल्टीप्लाई करके 42C आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 50% लेस देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, if an object is thrown in the river, it covers 100 meter in 50 seconds, then how much distance boat can cover in still water in 5 hours। देखो अगर मैंने सपोज करो कि पानी की स्पीड x है, पानी की नहीं, बोट की स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, तो अपस्ट्रीम तो 1x - y हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम हो जाएगी x + y। अपस्ट्रीम की स्पीड
डाउनस्ट्रीम से 50% लेस है, 50% लेस हो गया तो मतलब 50% ही हो गई, हाफ होगी ना। ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है ये कि अगर मैं कोई चीज रिवर में फेंकता हूँ वो 100 मीटर कवर कर लेती है 50 सेकंड में। अगर कोई चीज फेंक दी मैंने, वो तो रिवर की स्पीड से जाएगी, उसमें तो कुछ बोट की स्पीड तो है ही नहीं, कुछ चीज फेंक दी उसकी खुद की स्पीड तो नहीं है। तो मेरे पास जो पानी की स्पीड है वो आ गई 100/50, ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो वाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2x - 2y आ गया, x + y आ गया। ठीक है। तो x मेरा आ गया 3y के इक्वल, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में। और स्टिल वाटर में ही पूछिए कि 5 घंटे में कितना होगा। देखो 6 मीटर है, 1 सेकंड में 6 मीटर है, और 5 घंटे में यानी कि 5 × 3600 सेकंड में हो गया इतने मीटर। किलोमीटर पूछा था, डिवाइड बाय 1000 हो गया, तो ये किलोमीटर में आ गया। 2 0 2 0 कट गई, 5 दूनी 10 आ गया, 2 3 से कट गया, 36 दिया 108, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि 5x + 9y = 109 है, 3x + 4y = 62 है। तो x ग्रेटर देन y है, x लेस देन इक्वल टू y है, x लेस देन y है, x इक्वल टू y है। ठीक है। या तो हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर हम देखें, अगर मैं 5 और 9 है, ठीक है, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 6x + 8y आ जाएगा = 4 124। ठीक है। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को माइनस करूं तो 5x - 6 है, -x 9 -8 + y। ठीक है, ताकि मेरे पास इसका कोफिशिएंट ऐसे इस तरीके से 1 1 ही है। और यहाँ पे आ जाएगा -24 14 15 आ जाएगा ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x में उधर ले जाता हूँ, y 15 इधर ले आता हूँ, तो एक तरह से ये बन जाएगा x = y + 15। तो x y से 15 ज्यादा है, तो x हमेशा y से ग्रेटर देन आएगा। इसको वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है sin² 10 + sin² 20 + sin²30 अब देखो ये सिंपल है। sin²10 जो है और sin²80, वो cos²10 आ जाएगा। sin²20, sin²70 जो है sin²20 आ जाएगा। ठीक है। अब ये इतना तो आता होगा sin²30 प्लस sin²60 जो आ जाएगा वो cos²30 आ जाएगा। sin²40, अब जो sin²50 है वो cos²40 आ जाएगा। अब देखो sin²θ प्लस cos²θ, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो 1 1 1 1 4। ठीक है, ऑप्शन बी। 109, in a certain language there are 6 different words. A sentence can be formed by at least 2 words. If order of words is changed in a sentence we get a different sentence. How many different sentence can be formed in the language? देखो मेरे पास 6 वर्ड है, वर्ड मानो, ठीक है, ABCDEF, ये मेरे पास वर्ड है। अब मेरे पास सेंटेंस बनेगा मिनिमम एटलीस्ट 2 वर्ड से, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तब अगर मैं वर्ड्स को चेंज करता हूँ, यानी कि मैंने ए और बी सिलेक्ट किए वर्ड, उससे मैंने सेंटेंस ए बी भी बना सकता हूँ, बी ए बी, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें आएगा परमुटेशन। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, 2 वर्ड भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 2 वर्ड को चूज करके उससे सेंटेंस बनाने के केस कितने बन गए, 6P2 प्लस 6P, 3 वर्ड चूज करके उसका सेंटेंस बनाने के केस हो गए 6P3, 6P4, 6P5 प्लस 6P6। ठीक है। तो 6P, NPR क्या इसके इक्वल होता है, NPR = N⁻⁴ ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 × 5 ही बचेगा, यानी कि 30। यहाँ पे 6 × 5 × 4, तो 30 × 4 120। यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 3 भी आएगा, 360 भी आ जाएगा। और यहाँ पे × 2 720 भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 720 आ जाएगा। ठीक है। तुम ऐड कर दो तो 0 तो आएगा, 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15। ठीक है। 7 7 14 15 16 और 3 1950 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, MRP ऑफ ए आर्टिकल इज 60% above its manufacturing cost. Article is sold through retailer who earns 19% profit on his purchase price.
What is the approx profit percentage for the manufacturer who sells his article to the retailer? Retailer give 15% discount on MRP. अच्छा, अब सबसे पहले क्या है, हम एक बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कुछ, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसका जो MRP प्लस 60% करके उसका बनता है MRP, ठीक है। आर्टिकल इज सोल्ड थ्रू टेलर हु अर्न्स 19% प्रॉफिट हिज परचेज प्राइस। अब वो किसी प्राइस पे खरीदता है और उसको 19% प्रॉफिट होता है, और वो MRP पे 15% डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट परसेंट रहा होगा मैन्युफैक्चर का जो आर्टिकल रिटेलर को बेचता है, ठीक है। इसको हम करेंगे, अगर 100 लेके करें, अगर सपोज करो सबसे पहले 100 इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। MRP हम काउंट कर लें 60%, 160 आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर को ये कॉस्ट पड़ा है, उसने MRP लेबल इतना लगा के बेच दिया। अब रिटेलर क्या करता है, रिटेलर इस पे क्या देता है, डिस्काउंट, कितना, 15%। तो 160 का 15% कितना हो गया, कट जाएगा पूरा, 15 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 या 24 का डिस्काउंट, 24 रुपये हो गया ना डिस्काउंट। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 136। ये 136 का रिटेलर बेच देता है, फिर भी उसको 19% प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा इसका, है ना, जो इसने इस पे इससे लिया है मैन्युफैक्चर से। तो इस पे 19% का फायदा हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 119, वो हो गया 136। तो 136 इंटू 100 डिवाइड बाय 119, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैन्युफैक्चरर ने इतने में बेच दिया रिटेलर को, ठीक है, रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से प्रॉफिट आएगा, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, 136 इंटू 100 डिवाइड बाय 119, ठीक है, ये करना पड़ेगा हमें। और इसको करके जो आ रहा है 136 इंटू 100 डिवाइड बाय 119, ठीक है, ये आ रहा है मेरा 114.28। तो 100 रुपए की चीज थी, इसने 114.28 में बेची, तो 14% ही प्रॉफिट आ गया ना, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, इससे 5 पेपर थे साइंटिस्ट सी के, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक डी के 2 या 3 पेपर हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म करेंगे इसमें, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड वाला ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।